वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, जेईई मेंस और अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिसिटी में हम जो पहली बात करने वाले हैं, तो पहले पीरियोडिसिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रुप में और पीरियड्स में बटा होता है। तो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाने पे जो उसमें प्रॉपर्टीज़ में मैचिंग आती है, प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी होती है वो, और पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या उसमें वेरिएशंस आते हैं, क्या उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, इन सभी को जो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ओके, सो इन अ पीरियड द अल्टीमेट orbit remains same but the number of electrons gradually increases। पीरियड्स में क्या होता है, अल्टीमेट ऑर्बिट, इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे आउटर ऑर्बिट होते हैं वो तो सेम होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे पीरियड में क्या होगा, ग्रुप बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसी पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे। एंड इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन्स सेम बट द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज। एन मीन्स नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर ऑर्बिट जो होते हैं वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम होंगी, लेकिन हर एक ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती रहेंगी। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम एन से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वो बढ़ता रहता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पीरियोडिसिटी? सो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, the cause of periodicity in properties is due to the same outermost shell electronic configuration coming at a regular intervals। इनका कहने क्या मतलब है कि पीरियोडिसिटी जो उस प्रॉपर्टीज़ में आ रही है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो सेम है, और जो भी सेम होती हैं या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से रिपीट होती है, जिसकी वजह से ये पीरियोडिसिटी होती है और पीरियोडिक टेबल में इसको देखा जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर्स एट इंटरवल 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इसको हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में इसने रेगुलर के इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एटम और एलिमेंट्स मिलते हैं आपको। सो दीज नंबर ऑफ कॉल्ड मैजिक नंबर्स, इसीलिए इनको हम देते हैं। अगर कोई एटम पता है सो उसके नेक्स्ट कौन सा एटम सिमिलर होगा या कौन सा एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी को कैरी करता है, तो हम इन मैजिक नंबर्स के द्वारा उसको हम निकाल सकते हैं। यही बात समझ में? सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला है यहाँ पे वैलेंसी। वैलेंसी में क्या बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। द वर्ड वैलेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड वैलेंसिया which means the combining capacity। सो वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एटम या एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है या मैक्सिमम कितने एटम्स के साथ वो कंबाइन हो सकता है। आई बात समझ में? सो वैलेंसी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया एक इटालियन वर्ड जो वैलेंसिया है, जिसका मीन होता है, उसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वहाँ से ये लिया गया है। और वैलेंसी निकालने का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि दिया गया था फ्रैंकलैंड के द्वारा। सो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एंड क्लोरीन इज इक्वल टू 1। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट यह था कि किसी भी एटम या एलिमेंट का जो वैलेंसी निकालना था उसको हम हाइड्रोजन या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकालते थे, कि उस एटॉमिक नंबर में या उस एटॉमिक मास में कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं या कितने क्लोरीन आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसकी वैलेंसी निकालते थे। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स अटैच्ड विद द पर्टिकुलर एलिमेंट्स। उस
एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं या कितने क्लोरीन एटम अटैच हो सकते हैं या अटैच्ड हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी को निकालते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए में देखिए सोडियम हाइड्राइड NaH NaCl, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाती थी। वहीं सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे MgS2 MgCl2, यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। तीसरे ग्रुप में 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन, चौथे ग्रुप में 4 हाइड्रोजन या 4 क्लोरीन। इसी तरह से हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो 4 मैक्सिमम वैलेंसी आती है, उसके बाद वैलेंसी घटती है। जैसे कि फिफ्थ ग्रुप में 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। वहीं सिक्स्थ में बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन या 2 क्लोरीन, सेवन्थ में 1 हाइड्रोजन या 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। तो वैलेंसी पहले 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 से डिक्रीज करती है। एक नोट है यहाँ पे, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन अगेन डिक्रीजेज टू 1। हाइड्रोजन हो या क्लोरीन, दोनों के रेस्पेक्ट में ही वो पहले मैक्सिमम 4 तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद वहाँ से डिक्रीज करता है अप टू 1। ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर एटम। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितने होते हैं वो उसकी वहाँ पे वैलेंसी डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए में Na2O, ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाता है। सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम 1 जुड़ता है, वैलेंसी वहाँ पे 2, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2। ठीक है। 2 एटम Al2O3 बनता है, मतलब कि यहाँ पे वैलेंसी 3 है। चौथे में SiO2, मतलब कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4। इसी तरह से हम P2O5 में लेते हैं तो वैलेंसी 5, SO3 में लेते हैं तो वैलेंसी 6, Cl2O7 में लेते हैं तो वैलेंसी 7। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकता है, जबकि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे वैलेंसी अप टू 7 तक जाएगी। आई बात समझ में? किस तरह से होगा वो यहाँ पे निकाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी अगर 2 ऑक्सीजन के रख के हम निकालते हैं तो आप आसानी से उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो नोट में यहाँ पे क्या है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7 अक्रॉस द पीरियड एंड वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। सेम ग्रुप में जो वैलेंसी होगी वो सेम होगा, जबकि पीरियड में वो 1 to 7 इंक्रीज करता है। वहीं न्यू कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, सो दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, valency of first A group to the fourth A group element is equal to the number of valence shell electron from fifth group to 0 group। यहाँ पे वैलेंसी जो होगा 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पे वैलेंसी मिलेगी। सिंपल वे में आप ये समझिए, किसी भी ग्रुप में या पीरियड में हम बात करते हैं तो अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप से लेके फोर्थ ए ग्रुप तक जो वैलेंसी निकालनी है वो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे और उसके अल्टीमेट शेल या आउटर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो उनकी वैलेंसी होगी। लेकिन फोर्थ ए ग्रुप के बाद, मतलब फिफ्थ ए से लेके 0 ग्रुप तक जो वैलेंसी हम निकालेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको हम 8 में से माइनस कर देंगे। देन वट एवर नंबर यू आर गेटिंग दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट और द एटम। गॉट इट? आइए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है मैंने। सो फर्स्ट ए से लेके फोर्थ ए तक वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कन्फिग्रेशन जो दिया हुआ है NS1 NS2 NS2 NP1 NS2 NP2, इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी जो होना चाहिए 1 2 3 4 यहाँ तक हो जाता है। लेकिन वहीं फिफ्थ ए से लेकर 0 तक बात करते हैं। अब यहाँ पे हमको जो भी वैलेंसी निकालनी है 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डिक्रीज करते हैं। देन वट एवर नंबर यू आर गेटिंग दैट विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट। तो यहाँ पे NP2 NP3 NS2 NP3, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब 8 में से 5 हम माइनस करते हैं, जो भी आएगा वो वैलेंसी होगी। सो यहाँ पे वैलेंसी जो फिफ्थ ए की आ रही है वो 3 आ रही है।
उसी तरह से 7th ए ग्रुप की ले लीजिए NS2 NP5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब 7 को आप 8 में से माइनस करिए, यहाँ पे मिलता है 1। सो यहाँ पे जो 7th ए ग्रुप की वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1। इसी तरह से 0 ग्रुप की 8 - 8 = 0, वो इनर्ट गैस में आते हैं तो उनकी कोई भी वैलेंसी नहीं होती। गॉट इट? So all the elements of a group have the same valencies because they have the same number of valence shell electron। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी सेम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पे आउटर मोस्ट शेल में सभी के सभी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी में कैसे होता है? Density increases down the group because increase in the atomic mass is much greater than the volume। नीचे से ऊपर जाने पे डेंसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नीचे से जाने पर एटॉमिक मास जो बढ़ता है वो उसकी वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या अफेक्ट करता है डेंसिटी को? इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक वेट, पैकिंग कैपेसिटी एंड केमिकल बॉन्ड। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट है इन पीरियड डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेज टिल मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक डेंसिटी इंक्रीज करता है, जबकि डी से पी ब्लॉक पे डेंसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, एस टू डी बढ़ता है और डी से पी जाने पर डेंसिटी घटती है जब हम पीरियड में बात करते हैं। और ग्रुप में क्या होता है? फॉर एग्जांपल इन 7th ए ग्रुप में फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द गैसेज जिसकी डेंसिटी क्या होती है? लो। वहीं अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं या आयोडीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन की जो लिक्विड है, ब्रोमीन हमारा सबको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर। वहीं आयोडीन सॉलिड होता है और यहाँ पे इसकी डेंसिटी बात करते हैं तो 4.94 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक डेंसिटी इंक्रीज कर रही है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ सेम ग्रुप में जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? द डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन द पोटेशियम एंड कैल्शियम रिस्पेक्टिवली। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द इनर सेल कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डेंसिटी जो सोडियम और मैग्नीशियम की है वो ज़्यादा है, किससे? पोटेशियम और कैल्शियम के रेस्पेक्ट में। कैल्शियम से ज़्यादा है सोडियम की और पोटेशियम से ज़्यादा है सोडियम की और कैल्शियम से ज़्यादा है मैग्नीशियम की। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे? आइए देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। हाउ? इन पोटेशियम 3d 0 ऑर्बिटल इज वैकेंट। Third orbit has the capacity to hold 18 electron, but it has only 8 electron. Due to this empty orbitals, atomic volume increases and so the density is decreasing now. वहीं सोडियम में बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता, और d ऑर्बिटल नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो s और p ऑर्बिटल में ही रह जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू शेल उसके रिस्पेक्ट में तो उसकी डेंसिटी हाई है, लेकिन जब वहीं पोटेशियम की बात करते हैं तो वहाँ पे इनर शेल ऑर्बिटल थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है, तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल आ जाता है जिसके पास कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, लेकिन उसके पास होता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब डेंसिटी घट जाती है। आई बात समझ में? सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल नोन। लिथियम क्या है? सबसे लाइटेस्ट मेटल अब तक का जाना है कि इस पीरियोडिक टेबल में लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। और हाईएस्ट डेंसिटी की बात करते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड मेटल में इरिडियम जिसका डेंसिटी होता है 22.63 ग्राम पर सीसी। वहीं ऑस्मियम की बात करते हैं तो 22.6 ग्राम पर सीसी। एंड लिक्विड में मेटल में जो हम मरकरी की बात करते हैं तो 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। आई बात समझ में? वही हम ऑर्डर देख लेते हैं डेंसिटी एलिमेंट का। ये पॉइंट जो हम 7th बताए हैं याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, तो आप यहाँ से उसको दिखा सकते हैं कि इरिडियम हमारा सबसे डेंसर मेटल होता है। उसके बाद सेकंड डेंसिटी होती है यहाँ पे ऑस्मियम की, ठीक है,
तो याद रखेंगे लिक्विड में मेटल में जो डेंसिटी हाई होती है वो मरकरी की होती है, वो कितना होता है 13.6 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो डेंसिटी का ऑर्डर है वो देख लेते हैं। नीचे से ऊपर जाने पे डेंसिटी बढ़ता है। सो लिथियम से ज़्यादा होगा पोटेशियम का, पोटेशियम से ज़्यादा होगा सोडियम का, रुबिडियम का, फिर सीजियम का। यहाँ पे ये पैटर्न में यहाँ पे चेंज आता होगा क्योंकि लिथियम के बाद सोडियम आता है, ना कि पोटेशियम। चेंज यहीं पे आता है कि पोटेशियम सोडियम से कम डेंसिटी वाला है। अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, सेम एक्सप्लेनेशन होगा नीचे जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये ऑर्डर हुआ। सेकेंड हमारा कैल्शियम लेसर है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा डेंसिटी है। उसके बाद बेरिलियम का होता है, स्ट्रॉन्शियम का, बेरियम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस ब्लॉक में जाएंगे स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, उसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनमें कैसा ऑर्डर है डेंसिटी को लेके। वहीं हम जब बात करते हैं इनर्ट गैस में तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, यहाँ पे भी डेंसिटी का ऑर्डर सेम है जैसा होना चाहिए। नीचे से ऊपर जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, अभी ये उसी का है डी ब्लॉक का। मरकरी से ज़्यादा डेंसर होता है गोल्ड, गोल्ड से ज़्यादा होता है ऑस्मियम का, उससे भी ज़्यादा डेंसर होता है इरिडियम का। ठीक, और इरिडियम को हम रिपोर्ट कर रहे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मेटल है ये। उसी में स्कैंडियम, जिंक, आयरन और मरकरी में कंपेयर किया गया है। तो स्कैंडियम से ज़्यादा है जिंक का, जिंक से ज़्यादा है आयरन का, आयरन से ज़्यादा है मरकरी का। और मरकरी आपको पता है लिक्विड है और इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। कितना होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.6 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्रोमियम, आयरन और कॉपर में कॉपर ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्रोमियम। वहीं आयरन, कॉपर, लेड, आयरन, मरकरी, गोल्ड। तो यहाँ पे इस ऑर्डर के थ्रू आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में किसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा होती है। वहाँ से कई सारे जगहों से हमने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है वो होती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम एंड नॉट ऑफ ए सिंगल एटम, सो दैट्स वाई इट इज़ अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का या सिंगल एलिमेंट का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स का होता है, एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स का होता है, जो पूरे पूरे मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। गुड। नेक्स्ट हमारा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, स्ट्रक्चरल सॉलिड, केमिकल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, केमिकल बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी। इन तीन फैक्टर पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है। क्या क्या, सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें केमिकल बॉन्ड कैसा है और उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। सो पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। तो सॉलिड में स्ट्रक्चर की देखते हैं तो तीन तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जो आप देख लिए यहाँ पे, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। तो अब इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो कैसा है, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड किया हुआ है। मतलब कि एटॉमिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है मेटालिक सॉलिड का, और सबसे कम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज़्यादा किसका होता है, एटॉमिक सॉलिड का। आई बात समझ में। नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड कैसा है, केमिकल बॉन्ड एमंग द पार्टिकल इन द सॉलिड कैसा है वो देखते हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड वनरेबल बॉन्ड। तीन तरह की बॉन्डें देखने को मिलती हैं आपको। कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और सबसे वीक जो फोर्स होता है, वीक बॉन्ड जो होता है वो वंडरवॉल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में। बॉन्ड एनर्जी, कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड, SiO2 एटसेट्रा have only the covalent bonds between the atoms, so their bond energy is higher than the molecular or the metallic solid। चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे कि कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड, SiO2, ग्रेफाइट, ये सारी जो हैं
उनमें केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स से कहीं ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। वही अगर पीरियड में बात करते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। पहले जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ से डिक्रीज कर जाती है। आई बात समझ में? सो क्या रीज़न होता है? एल्कली मेटल क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे BCC होता है जो लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होती हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल में बात करते हैं तो यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC के बजाय FCC में हो जाता है जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो एल्कली मेटल से लेकर ट्रांजिशन मेटल तक तो ये बढ़ा, उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। इनर्ट गैस में बात करते हैं तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होती है और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं, बीच में इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर उस एटम या ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए वो इनर्ट गैस या आइडल गैस माने जाते हैं। तो ये सबसे नीचे वाले पायदान पे आएंगे। वहीं ट्रांजिशन एलिमेंट में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये गया इस तरीके से और आया यहाँ पे, तो यहाँ से एल्कली मेटल से शुरू हुआ और ये हमारा इनर्ट गैस पे ग्राफ खत्म होता है और टॉप पे कौन आ जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। बीच में हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल और यहाँ पे P ब्लॉक के एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स, इनर्ट गैस, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके बीच में इस जगह पे एल्कलाइन अर्थ मेटल और यहाँ पे P ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेटल्स में कुछ स्पेसिफिक बातें कर लिया जाए और नॉन मेटल्स में, तो मेटल्स में जो बात कर रहा हूँ मैं, टंगस्टन हैविंग द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है जो कि टंगस्टन होता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद होता है नाइक्रोम का, ठीक है, वो मिक्सचर होता है इसलिए उसको यहाँ बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है मेटल्स में मरकरी, उसकी सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है? -38 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात किया जाए तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3727 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3727 डिग्री सेंटीग्रेड, 3727 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस फॉर्म में देखा जाए नॉन मेटल्स में तो टंगस्टन से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। लेकिन हम मेटल्स में बात करते हैं कि मेटल्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वहाँ पे आप टंगस्टन का नाम लेंगे। वहीं नॉन मेटल्स में बात किया जाए तो कार्बन जो कि डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 3727 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही हीलियम सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स में, जो कि होता है -270 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हीलियम जो है वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? चलिए अब ग्रुप में बात कर लिया जाए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है। तो यहाँ पे इन एस ब्लॉक एलिमेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से पढ़ते पढ़ते सीजियम और फ्रांसियम तक जाने में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि लिथियम, सोडियम ये सब सॉलिड है। नीचे जाने पर सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड हो जाता है और फ्रांसियम तो लिक्विड हो जाता है। आई बात समझ में? इन डी ब्लॉक में जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको Z इफेक्टिव इंक्रीजेज एंड हेंस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज। क्यों होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि नीचे जाने पे वहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब होता है कि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती हैं। वहीं P ब्लॉक की बात करते हैं वहाँ पे, तो फ्रॉम 3rd A टू 4th A ग्रुप, मतलब 3rd A 4th A ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, एंड फ्रॉम द 5th A से लेके 0 ग्रुप तक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मतलब कि 3rd A से लेके 4th A तक इसमें क्या करता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, जबकि 5th A से लेके 0 ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। आगे बात समझ में?
तो यहाँ पे क्यों होता है, एटॉमिक और मॉलिकुलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉन डेर वाल्स फोर्सेज, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट बढ़ता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेज भी उनमें बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट। आ गया बात समझ में। सो द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर लेसर देन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जीरो ग्रुप का कम होता है हैलोजन से। क्यों? क्योंकि हैलोजन्स जो होते हैं वो हमेशा डायटॉमिक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक F2, Cl2, I2, Br2, इस तरीके से। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक जो होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। और जीरो ग्रुप आप जानते हैं आइडियल गैस होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, कम होती हैं, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक सॉलिड्स of non-metals like boron, carbon, silicon has the higher boiling point and melting point due to the strong covalent bond। क्यों? एटॉमिक सॉलिड होते हैं ये, नॉन मेटल्स भी हैं। अब बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर होता है इनका, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जब भी इनके बीच में बॉन्ड बनती हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, बोरॉन बोरॉन के बीच में, तो ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर हायर बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी गेन हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर लेस बिकॉज ऑफ द वीकर वॉन डेर वाल्स फोर्सेज एमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स उसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे एक ऑर्डर टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। बेरिलियम, कार्बन, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रही है। तो ठीक है, यहाँ पे ये हम टेबल देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने बोला डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन में डाउन द ग्रुप, जो हमारे ग्रुप एक ही ग्रुप में है वहाँ भी थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। ये कंपेयर है अलग अलग एटम से, ग्रुप पीरियड की बात नहीं। यहाँ पे रैंडम ऑर्डर भी है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर दिया गया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वहीं हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन की बात करिए तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। वहीं जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो जिंक हमारा क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। मरकरी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि उस ग्रुप में मरकरी ऑलरेडी लिक्विड में प्रेजेंट होता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की बात करते हैं तो कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, जबकि सिल्वर की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। इसी वजह से सिल्वर बेस्ट होता है फ्यूज वायर बनाने के लिए, जबकि क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है इसलिए फ्यूज वायर में लोकल मेटल यूज़ कर लेते हैं, न कि सिल्वर के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इंटेलेक्टस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ पे डिमांड करने पे आपका इसका PDF फॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।